हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 01 नैपसेक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में कि कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट यदि आपको क्लियर नहीं है, आपको डाउट है, तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हो सीरीज़ का, जहां मैंने इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफ़ाइन किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे कि कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का कोई ग्रीडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सके हर केस के लिए। इसलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग इस प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल होती है। ओके, तो एग्जांपल में हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का वेट 1 यूनिट है। ओके, और ऑब्जेक्ट 1 के साथ प्रॉफिट जो एसोसिएटेड है वो 10 है, ऑब्जेक्ट 2 के साथ 20 है, ऑब्जेक्ट 3 के साथ 30 है। ओके, जो हमारा नैपसैक है, इस नैपसैक की कैपेसिटी है 2 kg। ओके, और n इक्वल टू 3 लिखा, मतलब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब अगर आप देखो कि नैपसैक की कैपेसिटी 2 kg की है या 2 है, तो इस 2 यूनिट को फिल करने के लिए आप O1 O2 को रख लो, या O2 O3 को रख लो, या O1 O3 को रख लो। ओके, ये सारी आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। कौन सी पॉसिबिलिटी से मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा? ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, और इस सिंपल एग्जांपल से हम देखेंगे कि कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए जो प्रॉब्लम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होने वाली होती है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओके, और एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ओके, तो कैसे ये दोनों प्रॉपर्टीज इस प्रॉब्लम में होल्ड करती है, इसको हम देखेंगे। ओके, तो अज्यूम कर लो कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हो रखी है। मतलब यदि मैं 1 बोलूंगा मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 2 बोलूंगा मतलब इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 3 बोलूंगा मतलब इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आसानी से लिखा जा सकता है, जहां आप हर कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखो। ठीक है, ब्रूट फोर्स को लगाने का एक और तरीका है जहां हम इसको रिकर्सिवली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ओके, तो एक सिंपल वॉक थ्रू देखते हैं। तो जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, O1 O2 O3। ठीक है, आप क्या करो, O3 को सिलेक्ट करो एक बार और O3 को सिलेक्ट मत करो। ठीक है, भले आपने सिलेक्ट किया या नहीं किया, आप एक कदम इधर आ गए। हम पीछे से शुरू कर रहे हैं आगे की तरफ, इंडेक्स 3 से और इंडेक्स 1 तक जाएंगे। तो O3 को सिलेक्ट किया या नहीं किया, ठीक है, जो भी किया, हम फिर आ गए इस पर्टिकुलर पार्ट पर जहां पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स बचे। ठीक है, उसके बाद हम O2 के लिए दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे कि उसको रखेंगे भी और नहीं भी रखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे O1 की तरफ, और O1 के साथ भी यही करेंगे, और हमारा जो इटरेशन है, जितने इटरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं K ऑफ 3, 2। ठीक है, हम n इक्वल टू 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कैपिटल W जिसकी वैल्यू 2 है, ये क्या है, हमारे नैपसैक की कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, या तो हम O3 को सिलेक्ट करें या O3 को सिलेक्ट नहीं करें। ठीक है, यदि हम O3 को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर आ गए। ठीक है, और क्योंकि हमने O3 को सिलेक्ट नहीं किया तो हमारा नैपसैक अभी भी कैपेसिटी 2 उसकी बची हुई है, क्योंकि उसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट डाले ही नहीं है। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इंडेक्स 3 से इंडेक्स 2 पर आ गए, लेकिन हमने इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया और नैपसैक में डाल दिया। तो जैसा कि हमने देखा था कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का वजन 1-1 यूनिट था, तो अब जो नैपसैक में कैपेसिटी बची है वो 1 यूनिट की बची है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो मेरे को जो प्रॉफिट वैल्यू है जो 30 है वो मिलेगी। ऑब्जेक्ट 3 के साथ 30 वैल्यू एसोसिएटेड है। ओके, तो यहाँ पर 30 प्लस
ओके, अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम हमको लेना होगा। ठीक है, तो यहां से शुरू किया तो या तो ये पॉसिबिलिटी जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते, या फिर ये पॉसिबिलिटी जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गई और ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां से भी एक वैल्यू रिटर्न होगी अगर हम और अंदर जाएंगे, और यहां से भी एक वैल्यू रिटर्न होगी जब हम और अंदर जाएंगे। तो ये जो दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम इंडेक्स 3 से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, और हर एक स्टेप पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको कंसिडर करते हुए जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक ट्री बन जाएगा। ओके, हमने n = 3 से शुरू किया, ठीक है, और हमारा जो नैपसैक है उसकी कैपेसिटी है 2, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक ट्री बन जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको मैक्सिमम लेना है, ठीक है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का यहाँ पर प्रॉफिट वैल्यू को जोड़ करके, और इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक रिकरेंस के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हमारा रिकरेंस है। ठीक है, हम n की एक वैल्यू से शुरू करते हैं और ये हमारे नैपसैक की कैपेसिटी है। तो या तो हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यदि सिलेक्ट करते हैं तो हम उसकी प्रॉफिट वैल्यू को जोड़ देते हैं और हम पीछे की तरफ एक इंडेक्स हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमने 3 से स्टार्ट किया और उसके बाद हम 2 पर चले गए। ठीक है, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया तो जो नैपसैक की कैपेसिटी है उसमें हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसका वजन माइनस कर दिया। तो अब नैपसैक की कैपेसिटी चेंज हो गई क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, या फिर आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया तो नैपसैक की कैपेसिटी अभी भी W है, लेकिन आप एक इंडेक्स जो है पीछे चले गए हो, 3 से 2 चले गए हो। ओके, तो ये सिंपल रिकरेंस यदि आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप ब्रूट फोर्स जो है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस रिकरेंस को ध्यान से देखो और आप इस ट्री को ध्यान से देखो कि यहाँ पर कौन सी दो ऐसी चीज़ें हो रही है जो इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए एक कैंडिडेट प्रॉब्लम बनाती है। यदि आप इस ट्री को और बड़ा बनाते जाओगे, अंदर तक बनाते जाओगे, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहली चीज़ कि आपको ये प्रॉब्लम्स रिपीट होते हुए मिलेंगी। ठीक है, KNP 1,1 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, KNP का मतलब नैपसैक है, मैंने फंक्शन को यूं ही नाम दे दिया है KNP। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। आप देखोगे कि जो भी इनपुट्स होते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं ये रिपीट होने लगे। ठीक है, रिपीट हो रही है मतलब यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, और इसलिए ये जो रिकरेंस हमने देखा, यदि हम इस रिकरेंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि हम हर एक सब प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करेंगे तो हम हमारे एक्स्ट्रा कंप्यूटेशंस को सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का, ये हमको इस प्रॉब्लम में देखने को मिल सकता है। और इसका हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम हम लिखेंगे उसमें रिकम्प्यूटेशंस ना हो। ओके, क्योंकि हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि यहाँ पर हमको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो रिकम्प्यूटेशंस ना हो, इसके लिए यदि हम फॉर एग्जांपल इस रिकरेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक ऐसी टेबल मेंटेन कर लें, एक ऐसा लुकअप टेबल इम्प्लीमेंट कर लें कि जब प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम जो कि एक बार सॉल्व हो चुकी है वो रिपीट होती है तो हम उसको लुकअप कर लें। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो इस प्रॉब्लम में होल्ड करती है वो है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। हमने इस रिकरेंस को पहले ही लिख लिया। ठीक है, हमने ये ट्री का एक छोटा सा पार्ट बनाया और उसमें हमने लिखा कि मैक्सिमम ऑफ दिस, एंड देन ये नीचे जाता जाएगा। यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम कर लिया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, जैसा कि ये ट्री बनाया गया है। ओके, तो बेसिकली
यदि मुझे इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है तो वो इन दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ही फाइंड करने हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट वैल्यू मैंने ऐड की, ठीक है, यदि मुझे इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है तो इसका भी मैक्सिमम ही फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर भी इन दोनों का जो है मैक्सिमम ही लिया जाएगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी इनका मैक्सिमम लिया जाएगा, कोई वैल्यू प्लस होगी और मैक्सिमम। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है तो इसका मैक्सिमम ज़रूरी है, ठीक है। यदि इसका मिनिमम ले लिया तो ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम नहीं हो पाएगी, ठीक है। और फिर ये डिसीजन हम कैसे लेंगे कि इसका मैक्सिमम और मतलब इन दोनों को कंप्यूट किया और फिर इन दोनों में से मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स जो हैं उनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से मिलकर ही बड़ी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है, इसलिए यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है, ठीक है। और इसलिए इस तरह का जो ट्री स्ट्रक्चर है या इस तरह का जो रिकरेंस है, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ये काम क्यों करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिया है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो इसके भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन से मिलकर बना है। क्योंकि जब आप इसके लिए फिर रिकरेंस को कॉल करोगे तो देखो अब यहाँ पर मैक्सिमम ही लिया जा रहा है, ओके। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, इसलिए हम एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की एल्गोरिथम लिख सकते हैं जहां पर हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं तो उनको बार बार कंप्यूट ना करें, एक बार कंप्यूट करें, ठीक है। और यदि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम का टॉप डाउन अप्रोच इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब इस रिकरेंस को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं जहां पर हम बड़ी प्रॉब्लम्स से शुरू कर रहे हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो तब हमें जहां पर भी ये प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं उनको बार बार सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम कर सकते हैं और हम करते ही हैं जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम का बॉटम अप सॉल्यूशन बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं हर एक सब प्रॉब्लम को एक बार ही सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम आई तो इसको एक बार सॉल्व किया, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम आई तो एक बार सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम आई तो एक बार सॉल्व हुई। अब जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं लग रहा होगा तो वहाँ पर भी इसका यूज़ डायरेक्टली हो जाएगा और नीचे से शुरू करते हुए हम इस बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बिल्ड करते हैं इन बॉटम अप अप्रोच ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, ओके। तो यहाँ पर हम आसानी से टॉप डाउन अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपको रिकरेंस समझ में आ गया है तो ये आसान है। बॉटम अप अप्रोच जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आगे आने वाले वीडियोस में हम सूडो कोड्स को समझेंगे कि कैसे टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में हम प्रॉफिट की वैल्यू को ही मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, ओके। मतलब यहाँ पर हम कोई ऐसा रूल नहीं लिख रहे, ऐसा पार्ट की बात नहीं की जहाँ पर मैं ये ऑर्डरिंग भी निकाल पाऊँ कि ऑर्डरिंग से मतलब कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। अभी जो हमने रिकरेंस देखा उस रिकरेंस से हम सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले जो वीडियोस में हम सूडो कोड्स देखेंगे वहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी कि उन सूडो कोड्स में क्या चेंज किया जाए कि यदि हमें ये पता करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके वो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है प्रॉफिट की, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि ये प्रॉब्लम क्लियर हो सके। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।